नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाने वाले हैं जो किसी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं लगती। आज हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन अलविदा की। सोर्स मटेरियल में एक बेहद ही जटिल, खुफिया और हाई स्टेक्स इंटेलिजेंस मिशन का दावा किया गया है, जिसका लक्ष्य था सीमाओं के पार जाकर एक बहुत बड़े खतरे को जड़ से खत्म करना। तो चलिए बिना देर किए इन घटनाक्रमों, रणनीतियों और दावों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे क्या-क्या हुआ। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही सनसनीखेज वाकया से। सोर्स के मुताबिक बात नवंबर 2019 की एक सर्द आधी रात की है। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ सामंत गोयल भारत के प्रधानमंत्री के सामने एक लाल अक्षरों वाली कॉन्फिडेंशियल फाइल लेकर खड़े थे। इतनी रात गए इस मुलाकात का कारण बस एक लाइन में साफ कर दिया गया, सर, हमने हाफिज सईद को ढूंढ लिया है। जी हाँ, वही हाफिज सईद जिसे 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। दावा है कि इसी एक वाक्य ने उस पूरे घटनाक्रम को ट्रिगर किया, जिसे बाद में ऑपरेशन अलविदा का नाम दिया गया। अब जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। ये कोई रातों रात अंजाम दिया गया काम नहीं था। इस ऑपरेशन का पैमाना कई सालों में फैला हुआ था। देखिए, नवंबर 2019 में इसे हरी झंडी मिलती है, फिर दिसंबर में दुबई में एक मोहरा तलाशा जाता है। महीनों तक एक खामोश गुप्त तैयारी चलती रहती है, जो अचानक मई 2021 में एक हैंडलर की मौत से डगमगा जाती है। और फिर ये सब जाके रुकता है जून 2021 में लाहौर के उस बड़े धमाके पर। इस टाइमलाइन का हर एक हिस्सा अपने आप में एक मुकम्मल कहानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पड़ाव की, द मिडनाइट ग्रीन लाइट, यानी ऑपरेशन की मंजूरी। सोर्स बताता है कि आधी रात को एक आपातकालीन कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री, NSA अजीत डोभाल और रॉ चीफ मौजूद थे। यहाँ सबसे अहम बात ये रही कि संयुक्त राष्ट्र या अमेरिका के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने का जो पुराना कूटनीतिक रास्ता था, उसे पीछे छोड़ दिया गया। इसके बजाय सीधे पाकिस्तान के अंदर एक गुप्त ऑपरेशन को हरी झंडी दिखाई गई और इसका एकमात्र उद्देश्य था हाफिज सईद का खात्मा। लेकिन भाई, ये इतना आसान भी तो नहीं था। हाफिज सईद लाहौर के सबसे पॉश इलाकों में से एक जौहर टाउन में रहता था। सोर्स के मुताबिक ये जगह किसी अभेद्य किले से कम नहीं थी। सोचिए, 24 घंटे पुलिस का पहरा, गली गली में CCTV कैमरे और किसी भी अनजान शख्स की एंट्री पूरी तरह से बंद। ऐसे में वहां बाहर से किसी कमांडो या एजेंट को भेजना सीधे सीधे नामुमकिन था। एक छोटी सी भी चूक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा बवाल मच सकता था। लॉजिस्टिक के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। अब आते हैं अगले हिस्से पर, द दुबई पॉन, यानी दुबई का मोहरा। इस अभेद्य किले में सेंध कैसे लगाई जाए? सोर्स के अनुसार रॉ के एक हैंडलर, जिसे वासे का कोड नेम दिया गया था, ने एक बेहद ही चालाक रास्ता निकाला। वासे ने दुबई की एक जेल में बंद पाकिस्तानी नागरिक नवेद को जमानत दिलवाई। ध्यान रहे, नवेद कोई खूंखार आतंकी नहीं था, बस एक आम सा चोर था। वासे ने उसे 50 लाख पाकिस्तानी रुपए थमाए और एक बहुत ही सिंपल सा टास्क दिया, लाहौर के जौहर टाउन में एक घर किराए पर लो। नवेद ने ठीक वही किया और मकान नंबर 120 किराए पर ले लिया। और मजे की बात यह है कि ये मकान हाफिज सईद के घर के बिल्कुल करीब था। और ये रणनीति हमें बहुत ही शानदार तरीके से ट्रोजन हॉर्स कंसेप्ट को समझाती है। मतलब, दुश्मन के ही इलाके में अपना एक ऐसा मोहरा बिठा देना जिसे खुद नहीं पता कि वो मोहरा है। नावेद को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वासे असल में भारतीय खुफिया एजेंसी का आदमी है। लेकिन उसके उस मकान नंबर 120 की आड़ में रॉ के एजेंट्स वहां आने जाने लगे। उन्होंने सईद की हर एक हरकत पर मिनट दर मिनट नजर रखना शुरू कर दिया। वो कब निकलता है, कौन उससे मिलने आता है, सारी खुफिया जानकारी अब बिना किसी शक के सीधे भारत पहुंच रही थी। चलिए अब देखते हैं कि इस खुफिया जानकारी ने एक आक्रामक स्ट्राइक का रूप कैसे लिया। बिल्डिंग द स्ट्राइक। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 15 करोड़ रुपए। सोर्स के मुताबिक जब समय आया तो हैंडलर वासे ने नावेद के सामने ये भारी भरकम रकम रखी। वासे ने नावेद को दुबई बुलाया और उसे असली टारगेट के बारे में बता दिया। हाँ, अपनी पहचान छिपाने के लिए वासे ने खुद को 26/11 का एक पीड़ित यहूदी बताया। जब नावेद घबराया और पीछे हटने की कोशिश की तो अमेरिका में बसने का लालच और ये 15 करोड़ रुपए, इन दोनों चीजों ने उसे हामी भरने पर मजबूर कर दिया। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। इस ऑपरेशन का स्केल अब डरावनी स्तर तक बड़ा हो चुका था। 300 किलो RDX। सोर्स के दावे के अनुसार रॉ ने चुपचाप एक काली टोयोटा कोरोला कार खरीदी और उसमें 300 किलो विस्फोटक भर दिया।
सोच कर देखिए, लाहौर के बीचों बीच इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक लाया गया और किसी को कानो कान खबा तक नहीं हुई। अब आखिरी मुहरे अपनी अपनी जगह ले रहे थे। विस्फोटकों से भरी उस कार को नावेद के घर के पास ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर छिपा दिया गया, क्योंकि वहां कोई सीसीटीवी या गार्ड नहीं था। और इस पूरी पजल का आखिरी हिस्सा था वो ड्राइवर। सोर्स बताता है कि कार को सईद के घर तक ले जाने के लिए अफगानिस्तान से एक बेहद ही गरीब शख्स को पाकिस्तान लाया गया। उसे मालूम था कि ये एक सुसाइड मिशन है, लेकिन अपने परिवार के लिए वो ये करने को तैयार हो गया। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। लेकिन फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, अ फेटल कॉम्प्लिकेशन। सालों की बेदाग मेहनत अचानक भर भरा कर गिरने की कगार पर आ गई। नवंबर 2019 से मई 2021 तक सब कुछ एकदम फ्लॉलेस था, लेकिन मई के महीने में एक दोहरा संकट आ खड़ा हुआ। सोर्स बताता है कि मुख्य हैंडलर वासे दिल्ली में अपने परिवार से मिलने आया था और वहीं कोविड-19 के चलते आईसीयू में उसकी मौत हो गई। उधर दूसरी तरफ नवेद के मन में शक गहराने लगा था। उसने वासे की मौत और अपनी स्थिति को भांपकर सीधे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को सारी जानकारी लीक कर दी। खबर लीक होते ही हड़कंप मच गया। भारत को जैसे ही ये इनपुट मिला, एक बेहद ही तेज इमरजेंसी एवैक्यूएशन शुरू किया गया। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए जौहर टाउन वाले उस सेफ हाउस से सभी भारतीय एजेंट्स को रातों रात निकाल लिया गया। और ये कितनी फुर्ती से किया गया, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि कुछ ही घंटों बाद जब आईएसआई ने वहां रेड मारी तो उनके हाथ पूरी तरह खाली रहे। कोई सुराग नहीं, कोई सबूत नहीं। अब यहाँ एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो किसी के भी पसीने छुड़ा दे। जब आपका कवर उड़ चुका है, सालों की योजना खतरे में है और ऑपरेशन का मुख्य हैंडलर ही नहीं रहा, तो क्या ऐसे में ऑपरेशन को वहीं रोक दिया जाता है? सोर्स मटेरियल का दावा है कि इस मोड़ पर दिल्ली में फिर से एक हाई लेवल मीटिंग हुई और फैसला ये लिया गया कि तमाम जोखिमों के बावजूद ऑपरेशन को अबॉर्शन नहीं किया जाएगा, स्ट्राइक होकर रहेगी। और यहीं से शुरू होता है हमारे एक्सप्लेनर का सबसे अहम हिस्सा, द जौहर टाउन ब्लास्ट। जून 2021 की वो सुबह आ ही गई। रॉ के एजेंट्स उस अफगान युवक को उस छिपी हुई काली कोरोला कार तक लेकर आते हैं। उसे आखिरी बार ब्रीफिंग दी जाती है। वो युवक गाड़ी में बैठता है और 300 किलो आईडीएक्स से लदी वो कार लाहौर की सड़कों पर भारी सुरक्षा वाले जौहर टाउन की ओर पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ती है। सोर्स के मुताबिक गाड़ी अपने टारगेट यानी हाफिज सईद के घर के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी घर से कुछ ही दूरी पर एक पुलिस चेकपोस्ट पर उसे रोक लिया जाता है। गाड़ी रुकने की बजाय सीधे पुलिस के बैरिकेड से जा टकराती है और अगले ही पल एक भयंकर धमाका होता है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि हाफिज सईद के घर का पूरा लोहे का गेट और सामने का हिस्सा ताश के पत्तों की तरह उड़ गया। इस धमाके के बाद की स्थिति को बयां करने वाला ये छोटा सा विवरण बहुत कुछ कह जाता है। सोफे के नीचे छिपा हुआ। दावा किया गया है कि हाफिज सईद इस धमाके में जिंदा तो बच गया, लेकिन उसकी हालत देखने लायक थी। वो अपने ही घर के अंदर डर के मारे एक सोफे के नीचे दुबका हुआ था। इतने सालों में शायद पहली बार उसे ये एहसास हुआ था कि खतरा अब उसके खुद के बनाए सुरक्षित किले के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ चुका है। अब आखिर में बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के सबसे बड़े असर की, ऑपरेशन का अंतिम संदेश। सोर्स इस पूरे ऑपरेशन का जो निष्कर्ष निकालता है उसे हम 3 मुख्य बातों में समझ सकते हैं। पहला, भले ही टारगेट बच गया हो, लेकिन उसका सेफ हेवन यानी सुरक्षित पनागाह होने का मिथक हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया। दूसरा, यह इस बात का संकेत है कि न्यू इंडिया की ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन बदल चुकी है। अब सिर्फ कूटनीतिक चेतावनियां नहीं दी जाती। और तीसरा, यह घटना ये साबित करती है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां अब दुश्मन की सीमाओं के अंदर बहुत गहराई तक जाकर स्ट्राइक करने की पूरी क्षमता रखती हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर अब देशों की सीमाएं सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं बची हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस और कूटनीति का भविष्य क्या होने वाला है? सोर्स मटेरियल द्वारा बताया गया ये ऑपरेशन अलविदा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में अब पर्दे के पीछे लड़े जाने वाले ये खुफिया युद्ध कितने डायरेक्ट और आक्रामक हो चुके हैं। आगे आने वाले समय में ऐसे ऑपरेशंस दुनिया की राजनीति को किस ओर